जैसा कि आपने पिछले हिस्से में देखा, नीम गांव में एक रहस्यमयी आदमी के कदम पड़े थे। उसके हाथ में वही बोतल थी जो बंसीलाल की थी, जिसे सायरा ने खंडहर में नष्ट कर दिया था। उस आदमी की आंखों में एक तीव्र गुस्सा था, जैसे किसी से बदला लेने आया हो। फरिश को नहीं पता था कि यह आदमी कौन है और क्यों आया है, लेकिन एक बात तय थी। नीम गांव में अब एक नया खतरा आ चुका था। सायरा शहर की प्रयोगशाला में खतरे में थी, और अब यह रहस्यमयी आदमी भी यहां आ गया था। अब देखिए कि इस कहानी का अंत कैसे होता है और क्या फरिश सायरा को बचा पाता है। सुबह की पहली किरणें नीमगांव के आसमान पर फैल रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट से गांव जागने लगा था। अल्ताफ की हवेली के बड़े कमरे में जारा और फरिश एक मेज के पास बैठे थे। फरिश की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात उसने सायरा के बारे में सोचते हुए बिताई थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। जारा ने फरिश के लिए चाय बनाई थी, लेकिन फरिश ने उसे छुआ तक नहीं। जारा ने देखा कि फरिश बहुत परेशान है। उसने फरिश से पूछा कि क्या वह ठीक है। फरिश ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। जारा समझ गई कि फरिश सायरा के बारे में सोच रहा है। उसने फरिश को हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फरिश के मन में एक डर बैठा हुआ था। वह जानता था कि सायरा शहर की प्रयोगशाला में है और वहां उसके साथ कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद फरिश ने जारा से कहा कि वह अब अपने घर जाना चाहता है। जारा ने फरिश को रोकने की कोशिश की, लेकिन फरिश ने कहा कि उसे कुछ सामान लेना है। जारा ने कहा कि वह भी फरिश के साथ चलेगी। फरिश ने मना किया, लेकिन जारा ने जिद की। आखिरकार फरिश ने हाँ कर दी। दोनों हवेली से निकले और फरिश के घर की ओर चल पड़े। गांव की सड़कें सुबह की ताजगी से भरी थीं। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कुछ लोग खेतों की ओर जा रहे थे। फरिश और जारा चुपचाप चल रहे थे। फरिश का मन बहुत भारी था और जारा उसे समझ रही थी। कुछ ही मिनटों में वे फरिश के घर पहुंच गए। फरिश ने अपने घर का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके पैर वहीं रुक गए। उसकी आंखें फैल गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। वहां उसके घर के अंदर एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। यह वही आदमी था जो रात को गांव में आया था। उसके हाथ में एक बोतल थी, वही बोतल जो बंसीलाल की थी। फरिश ने घबराकर पूछा कि यह कौन है और उसके घर में क्या कर रहा है। उसने यह भी पूछा कि यह बोतल उसे कहां से मिली। वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस एक ठंडी और खतरनाक चमक थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस फरिश को देखता रहा। अचानक वह आदमी उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने तेज कदमों से फरिश की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने फरिश का गला पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। उसकी सांसें रुक गईं और उसका चेहरा लाल होने लगा। जारा यह सब देखकर चीख पड़ी। उसने तुरंत उस आदमी की ओर दौड़ना शुरू किया। उसने फरिश को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी बहुत ताकतवर था। आखिरकार उस आदमी ने जारा को एक जोरदार धक्का दिया। जारा पीछे जाकर दीवार से टकराई और नीचे गिर गई। उसके सिर में चोट लगी और वह थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। उस आदमी ने फरिश को नीचे फेंक दिया। फरिश खांसने लगा। उसकी आंखों में दर्द और हैरानी थी। उस आदमी ने एक कोने से एक रस्सी निकाली और फरिश को कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया। फरिश ने रस्सी से छूटने की कोशिश की, लेकिन रस्सी बहुत मजबूत थी। फरिश ने फिर से पूछा कि यह कौन है और क्या चाहता है। उस आदमी ने अब बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने कहा कि तुमने मेरे बाप को क्यों मारा। फरिश को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा कि वह किसी को भी नहीं जानता और न ही किसी को मारा है। उस आदमी ने अपना परिचय दिया। उसका नाम भानु था और वह बंसीलाल का बेटा था। उसने कहा कि फरिश ने उसके पिता बंसीलाल को मार डाला है। फरिश ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने बंसीलाल को नहीं मारा, लेकिन भानु ने एक न सुनी। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने कहा कि अब फरिश उसके हाथों मरेगा। इस बीच जारा होश में आ गई। उसके सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने भानु और फरिश की बातें सुनी। उसके मन में एक योजना बनने लगी। उसने देखा कि भानु के हाथ में बोतल है। उसे पता था कि अगर वह किसी तरह उस बोतल को हासिल कर ले तो कुछ किया जा सकता है। जारा धीरे धीरे उठी और भानु की ओर बढ़ी। उसने अपनी आवाज को नरम बनाया और भानु से बात करना शुरू किया। उसने कहा कि भानु सही सोच रहा है। फरिश ने वाकई बंसीलाल को मारा है। जारा ने भानु को समझाने की कोशिश की कि वह फरिश को छोड़ दे, क्योंकि फरिश किसी काम का नहीं है।
उसने कहा कि भानु जैसा शक्तिशाली और खूबसूरत आदमी फरिश जैसे कमजोर लड़के के साथ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है। भानु ने जारा की ओर देखा। जारा का चेहरा खूबसूरत था और उसकी आवाज में एक मिठास थी। जारा ने भानु के करीब आना शुरू किया। उसने भानु की बाहों को छुआ और कहा कि भानु बहुत मजबूत है। उसने भानु की तारीफें करनी शुरू की। उसने कहा कि भानु की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, उसकी मुस्कान कितनी आकर्षक है। भानु जारा की इन बातों में फंसने लगा। उसका ध्यान फरिश से हटकर जारा पर आ गया। जारा ने भानु के चेहरे को अपने हाथों से छुआ और कहा कि वह भानु को बहुत पसंद करती है। उसने कहा कि भानु जैसा आदमी तो हर लड़की का सपना होता है। भानु मुस्कुराने लगा। उसका गुस्सा कम होने लगा और उसके मन में जारा के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। फरिश यह सब देख रहा था और हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जारा यह सब क्या कर रही है। जारा ने भानु से कहा कि वे दोनों फरिश को यहीं छोड़ दें। उसने कहा कि फरिश तो वैसे भी बंधा हुआ है, वह कहीं नहीं जा सकता। उसने भानु से कहा कि वे दोनों कुछ समय साथ बिताएं। भानु ने जारा की बात मान ली। उसने फरिश की ओर एक आखिरी नजर डाली और फिर जारा के साथ घर के अंदर के एक कमरे में चला गया। कमरे में जारा ने भानु की ओर करीब आना शुरू किया। उसने भानु के कंधों को छुआ, उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। भानु भी जारा की ओर आकर्षित होने लगा। उसने जारा को अपनी बाहों में ले लिया। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। भानु ने जारा को किस किया और जारा ने भी भानु को किस किया। दोनों के बीच एक जुनून भरा पल था। भानु ने अपनी कमीज उतारनी शुरू की, लेकिन ठीक उसी क्षण जारा की नजर भानु की जेब में रखी बोतल पर पड़ी। यह वही पल था जिसका जारा इंतजार कर रही थी। जबकि भानु अपनी कमीज उतारने में व्यस्त था, जारा ने चोरी से उसकी जेब से बोतल निकाल ली। जारा ने तुरंत बोतल को रगड़ना शुरू किया। अचानक बोतल से एक धुआं निकलने लगा। धुआं बढ़ता गया और एक जिन्न का रूप ले लिया। यह जिन्न बहुत विशाल था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। जिन्न ने अपनी आवाज में कहा कि मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। भानु यह सब देखकर हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि जारा ने उसे धोखा दिया है। उसने जारा की ओर देखा और गुस्से से कहा कि यह क्या है? प्यार की बातें? यह सब नाटक था। तुमने मुझे धोखा दिया। भानु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जारा की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जारा ने तुरंत जिन्न को आदेश दिया। जारा ने जिन्न से कहा कि इस आदमी को ऐसी जगह भेज दो जहां से यह कभी वापस ना आ सके। जिन्न ने तालियां बजाईं और एक तेज रोशनी चमकी। भानु चीखने लगा, लेकिन उसकी चीख धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। कुछ ही सेकंड में भानु गायब हो गया। कमरे में अब सिर्फ जारा और जिन्न थे। जारा ने जिन्न से पूछा कि उसने भानु को कहां भेजा। जिन्न ने जवाब दिया कि उसे वहीं भेजा है जहां फरिश की दादी है। यह सुनकर जारा हैरान रह गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जिन्न ने कहा कि मैं अब वापस जाता हूं और वह बोतल में वापस चला गया। जारा बोतल लेकर बाहर आई। उसने फरिश की ओर देखा। फरिश की आंखों में हैरानी और सदमा था। उसने जिन्न की बात सुन ली थी। उसे याद आया कि जब सायरा ने उसकी दादी को गायब किया था। इसका मतलब है कि इस जिन्न को पता होगा कि उसकी दादी कहाँ है। जारा ने तुरंत फरिश के हाथों की रस्सी खोल दी। जारा ने फरिश से कहा कि चलो, इस जिन्न से सायरा को बचाया जा सकता है। फरिश ने कहा कि ठीक है, लेकिन यह काम वह खुद करेगा। वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से अब और किसी की मुसीबत बढ़े। जारा ने फरिश को रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे फरिश के साथ चलना होगा, लेकिन फरिश ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि यह काम अब उसे खुद ही करना है। उसने जारा से बोतल ली और घर से बाहर निकल गया। वह सीधे शहर की खुफिया प्रयोगशाला की ओर निकल पड़ा। जारा फरिश के घर में ही रह गई। उसके मन में अब एक और योजना बन रही थी। पहले तो उसने सोचा कि इससे अच्छा तो यही होगा कि फरिश को जिन्न से मरवा ही दिया जाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर दूसरी जिन्न सायरा को पता चल गया तो वह कभी भी उसकी जान खतरे में आ सकती है। उसने सोचा कि पहले फरिश सायरा को बचा ले, फिर धोखे से सायरा और दूसरे जिन्न दोनों की बोतल हासिल करके फरिश को खत्म कर देगी। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। फरिश शहर के बाहर खुफिया प्रयोगशाला के पास पहुंच गया था। यह प्रयोगशाला एक बड़ी इमारत में थी, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। गार्ड हर जगह थे और कैमरे हर कोने में लगे थे। फरिश जानता था कि अंदर जाना आसान नहीं होगा। फरिश ने बोतल को रगड़ा, बोतल से धुआं निकला और जिन्न बाहर आया। जिन्न ने फिर से कहा कि मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। फरिश ने जिन्न से कहा कि अंदर सायरा कैद है, उसे कैसे छुड़ा सकते हैं।
जिन्न ने कहा कि आप हुक्म दीजिए, मैं अंदर सबको मारकर सायरा को छुड़ा सकता हूं। फरिश ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि उसे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सायरा को बाहर निकालना है। जिन्न ने कहा कि ठीक है। जिन्न ने तालियां बजाईं और प्रयोगशाला में सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बेहोश हो गए। गार्ड, वैज्ञानिक सभी वहीं गिर गए जहां वे खड़े थे। जिन्न ने कहा कि अब आप बिना किसी परेशानी के अंदर जा सकते हैं। इतना कहकर जिन्न अपनी बोतल में चला गया। फरिश ने देखा कि सभी गार्ड बेहोश पड़े हैं। उसने मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर कदम रखा। कॉरिडोर में कई लोग बेहोश पड़े थे। फरिश आगे बढ़ा। कुछ देर बाद फरिश को एक कमरा दिखाई दिया। कमरे के अंदर एक स्ट्रक्चर था और उस पर सायरा लेटी हुई थी। उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, वही खास धातु की हथकड़ी जो उसकी सभी शक्तियों को रोक रही थी। फरिश सायरा के पास गया। सायरा ने फरिश को देखा और उसकी आंखों में थोड़ी खुशी आ गई, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में दर्द भी था। फरिश ने सायरा से पूछा कि क्या वह इस हथकड़ी को तोड़ नहीं सकती। सायरा ने कहा कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन यह नहीं टूट रही। फरिश ने अपनी बोतल को रगड़ा। जिन्न बाहर आया। सायरा ने जिन्न को देखा और हैरान रह गई। उसने फरिश से पूछा कि इस जिन्न को तो उसने मार दिया था और इस बोतल को तो उन्होंने खत्म कर दिया था, यह फरिश के पास कैसे आई? फरिश ने कहा कि यह सब बातें वह बाद में बताएगा, अभी उन्हें जल्दी से यहां से निकलना होगा। फरिश ने जिन्न को हुक्म दिया कि इस हथकड़ी को तोड़ दो। जिन्न ने कोशिश की, लेकिन हथकड़ी नहीं टूटी। जिन्न ने कहा कि यह हथकड़ी किसी खास धातु की बनी है, इस पर उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही। फरिश ने पूछा कि अब क्या करें? जिन्न ने कहा कि यह हथकड़ी केवल इसकी चाबी से ही खुलेगी। फरिश को याद आया कि यह चाबी प्रदीप चौहान के पास थी। उसी ने सायरा को यह हथकड़ी लगाई थी। फरिश ने जिन्न से कहा कि उस चाबी को यहां ले आओ। जिन्न ने तालियां बजाईं और चाबी पुलिस स्टेशन से गायब हो गई। वह चाबी सीधे फरिश के हाथ में आ गई। जिन्न ने कहा कि आपकी 2 इच्छाएं पूरी हुई, और यह कहकर वह वापस बोतल में चला गया। फरिश ने चाबी से सायरा की हथकड़ी खोली। जैसे ही हथकड़ी खुली, सायरा की शक्तियां वापस आने लगीं। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने फरिश को गले लगा लिया और कहा कि तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। लेकिन फरिश थोड़ा दुखी था। उसने कहा कि उन्हें जल्दी से यहां से निकलना होगा। दोनों वहां से निकल गए और सीधे फरिश के घर पहुंच गए। घर पहुंचकर सायरा ने फरिश को फिर से गले लगाया। उसने कहा कि तुमने मेरी फिर से जान बचाई। लेकिन फरिश का चेहरा गंभीर था। उसने सायरा से कहा कि अब मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। जब वहां सबको पता चलेगा कि सायरा वहां से गायब है, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। फरिश ने सायरा से कहा कि क्या वह सबकी यादें मिटा सकती है, ताकि ऐसा लगे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। सायरा ने कहा कि इसमें एक समस्या है। जिन्होंने उसे नहीं देखा, उनकी तो यादें गायब हो जाएंगी और जो हुआ वह सब गायब हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने उसे देख लिया है, उनकी यादें नहीं जाएंगी, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। फरिश को समझ नहीं आया। सायरा ने समझाया कि प्रदीप चौहान, राजेश मेहता, इन सब ने उसे देख लिया है। अगर वह अपनी शक्तियों से सबकी यादें मिटा दे तो इन सबको मारना पड़ेगा। फरिश ने तुरंत कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनके अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? सायरा ने कहा कि नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। फरिश ने बहुत सोचा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर सबकी यादें नहीं मिटाई तो फरिश और सायरा की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। फरिश ने न चाहते हुए भी यह फैसला लिया। उसने सायरा से कहा कि तुम यह सब करो, लेकिन इसमें उसे भी शामिल करना। उसने कहा कि उसने भी सायरा को देखा है, तो उसे भी मार दो। वह नहीं चाहता कि उन सबकी हत्या का पाप अपने सिर ले, तो उसे भी मार देना। सायरा ने कहा कि नहीं, वह यह नहीं कर सकती। सायरा फरिश को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह यह कदम नहीं उठा सकती। फरिश ने कहा कि सबके साथ मुझे भी मार दो, ये जरूरी है। सायरा ने फिर से मना कर दिया। फरिश ने अब अपनी आवाज को सख्त बनाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, जिन्होंने भी तुम्हारे बारे में जाना है, उन सब की यादें मिटा दो। सायरा एक जिन्न थी। अगर फरिश ने सायरा को हुक्म दिया था, तो उसे यह करना ही पड़ेगा। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने फरिश की ओर देखा, लेकिन फरिश का चेहरा सख्त था। सायरा ने तालियां बजाईं, एक तेज रोशनी चमकी और पूरे शहर और गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। जिन लोगों को भी सायरा और फरिश की पूरी कहानी पता थी, उनके दिमाग से वह यादें मिट गईं। अल्ताफ, नूर, अमीना, सुरेश कुमार, डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर मीना शर्मा
डॉक्टर अजय कुमार, इंद्र कुमार, सबकी यादों से फरिश और सायरा की कहानी निकल गई। ऐसा लगने लगा जैसे यह सब कभी हुआ ही ना हो। लेकिन जिन्होंने सायरा को देख लिया था, उनके साथ कुछ और हुआ। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान अपनी डेस्क पर बैठे थे। अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ। वे अपनी कुर्सी से गिर गए। हवलदार राजेश उनकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें भी अचानक सीने में दर्द हुआ। दोनों की वहीं मौत हो गई। शहर के अस्पताल में डॉ मेहता अपने कमरे में बैठे थे। अचानक उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। उनके सिर में तेज दर्द हुआ और वे गिर गए। उनकी भी मौत हो गई। नीम गांव में जारा अपने हवेली में थी। उसने भी सायरा को देख रखा था। अचानक कमरे में एक सांप आ गया। सांप बहुत जहरीला था। सांप ने जारा को काट लिया। जारा चीखी। कुछ ही मिनटों में जहर पूरे शरीर में फैल गया और जारा की भी मौत हो गई। पोस्टमार्टम अस्पताल में अचानक आग लग गई। आग बहुत तेजी से फैली। सब कुछ जलकर राख हो गया। सीक्रेट लैब में जहां सायरा को रखा गया था, केमिकल की वजह से विस्फोट हो गया। सब कुछ जलकर खत्म हो गया। कोई सबूत नहीं बचा। लेकिन फरिश को कुछ नहीं हुआ। वह जिंदा था, बिल्कुल ठीक। फरिश ने सायरा की ओर देखा। उसे लगा कि शायद सायरा की शक्ति काम नहीं कर रही, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि सायरा ने उसे बचा लिया है। सायरा ने उसका हुक्म तोड़ दिया। फरिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सायरा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। सायरा ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुप रही। फरिश को एहसास हुआ कि जिन्होंने सायरा को देखा था, वे सब मर गए हैं। प्रदीप चौहान, राजेश, मेहता, जारा, सब मर गए। और यह सब उसके हुक्म की वजह से हुआ। फरिश का गुस्सा अब चरम पर था। उसे लगा कि सायरा ने उसके हुक्म को तोड़कर उसे एक बहुत बड़े पाप में फंसा दिया है। अब वह उन सब की मौत के लिए जिम्मेदार है। फरिश इतना गुस्से में था कि उसने सायरा से कहा कि वह हमेशा के लिए बोतल में चली जाए। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने फरिश की ओर देखा। उसने फरिश को समझाने की कोशिश की, लेकिन फरिश ने उसकी एक नहीं सुनी। सायरा धीरे धीरे बोतल में वापस जाने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और वह धुआं बोतल में समाने लगा। कुछ ही सेकंड में सायरा पूरी तरह से बोतल में चली गई। लेकिन सायरा ने एक बहुत बड़ा नियम तोड़ा था। उसने अपने मालिक का हुक्म नहीं माना था। और जब कोई जिन्न अपने मालिक का हुक्म नहीं मानता और उसे तोड़ देता है, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फरिश बोतल को हाथ में लेकर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा अब भी था, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में दुख भी था। उसे नहीं पता था कि उसने सही किया या गलत, लेकिन अब जो हो चुका था वह वापस नहीं हो सकता था। नीम गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोगों को कुछ याद नहीं था। अल्ताफ, नूर, अमीना सभी अपनी साधारण जिंदगी जीने लगे। प्रदीप चौहान और राजेश की मौत को हार्ट अटैक माना गया। डॉ मेहता की मौत को भी ब्लड प्रेशर का नतीजा माना गया। जारा की मौत को सांप के काटने से हुई दुर्घटना माना गया। पोस्टमार्टम अस्पताल में लगी आग को एक साधारण दुर्घटना माना गया। कोई भी इन सब को जोड़ नहीं पाया। सब कुछ सामान्य था। फरिश अपने घर में अकेला था। उसके हाथ में सायरा की बोतल थी। उसने बोतल को अपनी अलमारी में रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फरिश अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या उसने सही किया? लेकिन अब इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। नीम गांव की यह कहानी यहीं खत्म होती है। फरिश और सायरा की दोस्ती, प्यार और बलिदान की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारे फैसले बहुत भारी पड़ते हैं। फरिश ने अपनी और सायरा की सुरक्षा के लिए जो फैसला लिया, उसने कई निर्दोष लोगों की जानें ले ली। लेकिन सायरा ने फरिश को बचाने के लिए अपने मालिक का हुक्म तोड़ा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार और दोस्ती कभी कभी बहुत कीमती होती है और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। फरिश और सायरा दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में उन्हें अलग होना पड़ा। क्या वे फिर से मिल पाएंगे? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। शायद भविष्य में इस कहानी का एक और अध्याय खुलेगा, लेकिन अभी के लिए नीम गांव की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। गाइस, फारिश अंदर सोया हुआ है। आपको एक जरूरी बात बतानी है। सीजन 2 में 30 एपिसोड्स हैं, लेकिन चैनल का एडमिन इतना आलसी है कि बनाता ही नहीं। इसको बोलो हर दिन एक एपिसोड डाले। कोई जरूरत नहीं है। साला सीजन 1 में आधों को तो टपका डाला, सीजन 2 में पूरा नीम गांव टपका डालेगा। और फरिश को जाके कोई बता दो, सायरा लंबा काटेगी उसका। सालो, मेरी चिता को आग कौन लगाएगा? जल्दी आओ।